कोलाइडी विलयनों का स्कंदन पढ़ रहे थे। स्कंदन के हम लोगों ने पढ़ा था कि स्कंदन कितने प्रकार से कराया जा सकता है। तो हम लोगों ने स्कंदन में मात्र एक घटना को सही ढंग से पढ़ रखा था। क्या घटना थी कि अगर आप किसी भी प्रक्रम द्वारा, किसी भी प्रक्रिया द्वारा अगर कोलाइडी कणों के आवेश को समाप्त कर सकते हैं तो फिर आवेश के समाप्त हो जाने पर सारे के सारे कोलाइडी कण आपस में जुड़ने लगते थे और जुड़ कर क्या करते थे, कणों का एक गुच्छा बना देते थे। और कणों का गुच्छा बड़ा होता था, वजन अधिक होता था, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता था, जिसके कारण ये गुच्छा क्या होता था, बर्तन की तली पर आकर बैठ जाता था। या घनत्व के बेसिस पर आपने ऐसा भी देखा था कि अगर गुच्छे का घनत्व कम है परिक्षेपण माध्यम की अपेक्षा, तो फिर गुच्छा क्या करता था, द्रव की सतह पर क्या करता था, तैरता था। इन दोनों ही स्थितियों में जब कणों का गुच्छा पात्र में भरे द्रव की सतह पर तैरता है या पात्र की तली पर आ जाता है, हम इन दोनों ही दशा में कहते थे कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो गया है। तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन कई प्रकार से हमने कराया था। अभी भी एक प्रकार से कोलाइडी कणों का स्कंदन रहा जाता है। कहता है विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी कणों का स्कंदन कैसे कराया जाएगा। मैंने लिखा केवल कितना है, विद्युत अपघट्य द्वारा। इसका अर्थ है विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन का स्कंदन कैसे कराया जाए। अब कोलाइडी विलयन के स्कंदन को देखते हैं। देखो, इस घटना को लिखने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे। क्या देखेंगे, मैं ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं। देखो ऐसा कुछ बताते हैं। मैंने मान लिया है कि मेरे पास एक कोई ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, तो बेटा यहां पर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन बना लिया जाए। देखो मैं यहां बना लेता हूं एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। और बेटा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, इसका मतलब इस कोलाइडी विलयन पे जितना भी कण है उन सारे के सारे कणों पर कैसा आवेश पाया जाता है, ऋणावेश। तभी तो इसका नाम होगा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन। मैंने बेटा हर एक कोलाइडी कण पर कैसा आवेश बना रखा है, ऋण आवेश। अच्छा, ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है। अब हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत अपघट्य डालेंगे। अब विद्युत अपघट्य में से क्या होता है, ज्यादातर विद्युत अपघट्य बच्चे सभी समझते हैं। विद्युत अपघट्य वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल या विलायक के कांटेक्ट में आते ही अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर बेटा आप कोलाइडल सॉल्यूशन में किसी विद्युत अपघट्य को डालोगे, एक नॉर्मल विद्युत अपघट्य लेने की बात कहूं तो मैं इसको ले लेता हूं NaCl। आप कहोगे सर जी क्या इसका ठेका आया के एग्जाम्पल में NaCl का, तो बेटा NaCl क्योंकि आसानी से अवेलेबल हो जाता है और अच्छा विद्युत अपघट्य है, हम लोग ज्यादातर एग्जाम्पल में इसको ही सम्मिलित कर लेते हैं। अब बेटा इसको जैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन में डालोगे, NaCl परिक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में आएगा और ये विपरीत आवेशित आयनों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे NaCl अगर टूटेगा तो Na पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस, और Cl पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। अब ध्यान देने वाली बात है क्योंकि कोलाइडी विलयन पर ऋण आवेश था या कोलाइडी कणों पर ऋण आवेश था, तो विद्युत अपघट्य का जो ऋण आयन होगा ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, निष्क्रिय आयन उसको कहेंगे हम। निष्क्रिय आयन की मतलब है कि अगर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो विद्युत अपघट्य का ऋणायन इसके लिए बेकार है, इस स्कंदन के लिए। अगर धनावेशित कोलाइडी विलयन होता तो विद्युत अपघट्य का जो धनायन था वो पूरी तरीके से बेकार था कोलाइडी विलयन के लिए, स्कंदन के लिए। अब क्योंकि हमने कोलाइडी विलयन ऋणावेशित मान लिया है, तो काम कौन सा आयन करेगा, धनायन। धनायन काम कैसे करेगा, आप इस NaCl को जल में घोलोगे या इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे ही घोलोगे, Cl माइनस चार्ज भी कहीं इकट्ठा होगा और कहीं पर इकट्ठा होगा Na प्लस चार्ज भी। सोचने वाली बात है, Na पर कैसा चार्ज है, प्लस, तो ये Cl के माइनस कणों के आवेश को क्या कर देगा, समाप्त। सबसे पहले तो Cl के गलत बोल दिया यार, विद्युत अपघट्य को डाला क्योंकि Na पर प्लस चार्ज है, ये ऋणावेशित कोलाइडी कणों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। और बेटा सोचने वाली बात है, जैसे ही ऋणावेशित कोलाइडी कणों को आकर्षित करेगा, ये उन ऋणावेशित कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर देगा, समाप्त, क्योंकि इस पर धन आवेश है। अच्छा, धन आवेश को मैं क्या समझता हूं अपने हिसाब से, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और ऋण आवेश को क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो ये Na करेगा क्या, ये कोलाइडी कण पर उपस्थित ऋण आवेश अर्थात इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर खींच लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जैसे ही आकर्षित करेगा बेटा तो कोलाइडी कण का ऋणावेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही बेटा कोलाइडी कण का ऋण आवेश समाप्त होगा, ये काम विद्युत अपघट्य में एक आयन थोड़ी करेगा। जब आप NaCl डालोगे, हजारों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में यहाँ Na प्लस आयन हो जाएंगे, और वो सारे के सारे Na प्लस आयन धीरे धीरे करते हुए इन कोलाइडी कणों के आवेश को क्या करने लगेंगे, समाप्त करने लगेंगे।
और अच्छा ध्यान देने वाले है कि एक्टिव आयन कौन सा है, पॉजिटिव आयन। इन दिस कंडीशन अगर मैं देखता हूं तो जो एक्टिव आयन है वो पॉजिटिव आयन है, Na+ आयन है, क्योंकि Na+ आयन जो है वो ऋण आवेशित कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। अब सोचने वाली बात है, अगर ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन के कणों का आवेश समाप्त होगा तो ये सारे के सारे कोलाइडी कण आपस में जुड़कर काय का निर्माण करेंगे, गुच्छे का निर्माण करेंगे सारे के साथ। भाई आवेश समाप्त हो गया, अतः ये कण अब एक दूसरे में जुड़ेंगे और बड़े कण का निर्माण करेंगे, और घनत्व के बेसिस पे या तो ये कण कहां चला जाएगा, पात्र में भरे द्रव की सतह के ऊपर, और या फिर ये पार्टिकल कहां बैठ जाएगा, द्रव की तली पर, यहां पर बैठ जाएगा। और बेटा इस घटना को ही तो कहते हैं कोलाइडी विलयन का स्कंदन। तो एक तो मैं स्कंदन में से विद्युत अपघट्य मिलाने वाली बात पर क्यों जोर दूंगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि विद्युत अपघट्य के मिलाने पर कोलाइडी विलयन का स्कंदन होगा, लेकिन उसमें से कौन सा आयन एक्टिव रहेगा, काम में आएगा, यूज में आएगा। तो अगर बेटा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो यूज में आने वाला आयन कौन सा है, पॉजिटिव। अगर बाई चांस यहां हम पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को ले लेते, अर्थात एक ऐसे कोलाइडी विलयन को ले लेते जिसके समस्त कणों पर कैसा आवेश होता, धन आवेश, और फिर मैं इसी कोलाइडी विलयन को, इसी विद्युत अपघट्य को इसमें मिलाता, लेकिन इस बार फिर Na वर्क ना करता, क्योंकि Na पर तो धन आवेश है, और धन आवेश धनावेशित कोलाइडी कणों का स्कंदन नहीं करा सकता। फिर कौन सा आयन एक्टिव हो जाता, Cl-। अब ध्यान देने वाली बात है, इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपका, मतलब एक और एग्जांपल है जो दैनिक जीवन में मैं इसको बताता हूं। होता क्या है, हमारा ब्लड भी एक प्रकार का कैसा आवेशित कोलाइडी विलयन है, ऋणावेशित। ऐसा सब जानते हो, मैंने यहाँ पर इधर बोर्ड के किनारे पर एक दिन लिख भी रखा था कि ब्लड जो है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब होता क्या है, जैसे कभी धोखे से किसी हिस्से पर कट भी गया, ब्लड निकलने लगा, खून निकलने लगा, चोट लग गई। अभी आपको क्या किया जाता है, सबसे पहले एक फिटकरी का टुकड़ा ले लेते हैं बेटा, और फिटकरी के टुकड़े को क्या करते हैं, उसी ब्लड पर, जैसे कहीं लग गया, हाथ में लग गया, आप क्या करते हो, फिटकरी के टुकड़े को सबसे पहले कहाँ पे डुबाते हो, पानी में। अच्छा पानी पे क्यों डुबाते जानते हो, ताकि फिटकरी का टुकड़ा जो है उसमें उपस्थित जो आयन है वो चार्ज पार्टिकल में क्या हो सके, टूट सके। अच्छा चार्ज पार्टिकल में टूटते हैं, बहुत सारे टूटते होंगे, लेकिन मैं केवल एक आयन की बात बताता हूं जो वर्क में है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है फिटकरी का, उसमें से एल्यूमिनियम टूटता है Al+ चार्ज 3 में। कहाँ पर कब टूटता है, जब उसको हम कहाँ डुबाते हैं, जल में, और जल में डुबाने के बाद उसको कहाँ पे लगा लेते हैं, हाथ में। तो हाथ में क्या होता है, बेटा सोचने वाली बात है, हाथ में उपस्थित जितने भी कोलाइडी कण हैं, कहोगे ये सर जी किसके कोलाइडी कण है, रक्त के, और रक्त के समस्त कोलाइडी कणों पर आवेश कैसा है, माइनस चार्ज है। सोचने वाली बात है, अगर रक्त के कणों पर कोलाइडी चार्ज माइनस चार्ज है तो फिर कौन सा आयन वर्क करेगा, पॉजिटिव आयन। इसीलिए मैंने फिटकरी पर उपस्थित सल्फेट आयन को नहीं लिखा है, क्योंकि सल्फेट में निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज कोलाइडी विलयन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव चार्ज पार्ट अगर कोलाइडी विलयन के निगेटिव चार्ज पर इफेक्ट डाल सकता है, तो इसको कैसे समझेंगे बेटा, Al+ चार्ज ट्रिपल+ चार्ज आएगा। अच्छा ये ट्रिपल+ चार्ज का मतलब है ये प्लस चार्ज 3 है, ये एक साथ आके 3 कणों के आवेश को क्या कर देगा, समाप्त। मतलब एल्यूमिनियम का अकेला आयन आया, उसने 3 कोलाइडी कणों के आवेश को एक साथ समाप्त किया। सोचकर बताना ऊपर वाला इन्हें क्या कर रहा था, केवल एक कोलाइडी कण के आवेश को समाप्त कर रहा था, क्योंकि एक प्लस चार्ज था, इस पर 3+ चार्ज है, 3 कोलाइडी कणों के आवेश को समाप्त कर देगा। ध्यान देने वाली बात है, अगर इसमें से एक और एल्यूमिनियम आयन होगा तो 3 को और समाप्त करेगा। इस प्रकार से जब आवेश समाप्त होगा तो जो इन 6 कणों का आवेश समाप्त हुआ है, ये 6 कणों का आवेश समाप्त हो गया, तो ये छोटे छोटे कण आपस में क्या स्टार्ट कर देंगे, जुड़ना, और जुड़कर बेटा कुछ ऐसा बनाएंगे, मैं यहां नीचे बना देता हूं, जुड़कर कुछ ऐसा बनाएंगे, कणों का एक क्या बना डालेंगे, गुच्छा बना डालेंगे। और बेटा कणों के गुच्छे बना लेने की ही प्रवृत्ति को तो कहते हैं स्कंदन। और जैसे फिटकरी आप लगाते हो, कणों का गुच्छा बन जाता है, और कणों का गुच्छा रक्त को क्या कर देता है, बहने से रोक देता है, उसको वहीं पर जमा देता है। तो फिटकरी का यूज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए करते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है जिसमें से एक इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हमने किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराना है। तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कोलाइडी विलयन का स्कंदन मैं 2 बातों पर निर्भर करता हूं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट रोल अगर देखा जाए, कोई व्यक्ति पूछेगा क्या द्रव इसने ही कोलाइडों का स्कंदन हो सकता है, हम कहेंगे किसी भी पदार्थ में इतनी हिम्मत नहीं है
जो द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन करा सके। फिर क्या किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन हो सकता है? हाँ, रक्त एक द्रव विरोधी कोलाइड है, इसका स्कंदन हो सकता है विद्युत अपघट्य के द्वारा। अब विद्युत अपघट्य के द्वारा जब स्कंदन होता है तो इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? सबसे पहले देखना यह होता है कि कोलाइडी विलयन किस प्रकार का है, धनावेशित है या ऋणावेशित है। अगर धनावेशित कोलाइडी विलयन हुआ तो विद्युत अपघट्य का कौन सा आयन सक्रिय हो जाएगा? ऋण आयन। अगर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो विद्युत अपघट्य का कौन सा आयन सक्रिय होगा? धन आयन। विपरीत आवेशित आयन ही कोलाइडी कणों का क्या करवा सकता है? स्कंदन करवा सकता है। तो विद्युत अपघट्य का अर्थ समझ गए। अच्छा, विद्युत अपघट्य में दोनों प्रकार के चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो कोई ना कोई एक तो काम में आ ही जाएगा। ऋणावेशित कोलाइडी विलयन हुआ तो धनायन काम में आ जाएगा, और धनावेशित कोलाइडी विलयन हुआ तो ऋण आयन काम में आ जाएगा। एक ना एक तो काम में आ ही जाएगा आयन। तो क्या करते हैं, इस बात को समझ तो हमने यहां लिया है, अब इसको लिख लेते हैं कैसे। तो क्या लिखेंगे? यदि किसी द्रव विरोधी, अच्छा द्रव स्नेही इसलिए मैंने लिखा क्योंकि द्रव स्नेही का तो स्कंदन हो ही नहीं सकता है, तो मैं क्या बताऊंगा, यदि किसी द्रव विरोधी, बेटा कोलाइडी विलयन ना लिखें हम, इसको ऐसा लिख दे तो प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। सॉल का मतलब भी तो कोलाइडी विलयन ही होता है। यदि किसी द्रव विरोधी सॉल में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ, सॉल में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिला दिया जाए, विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिला दिया जाए, मिला दिया जाए तो यह पाया जाता है कि विद्युत अपघट्य का धनायन या ऋणायन, इस बात को भी बेटा देखो ध्यान देना है, हमेशा विद्युत अपघट्य का धनायन ही थोड़ी सक्रिय होगा, कभी कभी ऋणायन भी सक्रिय हो सकता है। धनायन या ऋणायन सक्रिय होते हुए अपने से विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन, अपने से विपरीत आवेशित विपरीत आवेशित का बेटा यहां पे अर्थ क्या है कि अगर धनायन होगा तो वो ऋणायन वाले ऋणावेशित कणों वाले कोलाइडी विलयन का स्कंदन करेगा, अगर ऋण आयन होगा तो धनावेशित कोलाइडी कणों का स्कंदन करेगा। अपने से विपरीत आवेशित कोलाइडी कणों को उदासीन करते हुए उदासीन करते हुए उस कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देता है, उदासीन करते हुए उस कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देता है। कोलाइडी विलयन का क्या कर देता है? स्कंदन कर देता है।
तो ये बात इंपॉर्टेंट भैया हमें ध्यान रखना है। हाँ, एक बात और भी यहाँ पे लिखी जा सकती है। क्या लिखा सकते हैं हम लोग? यदि विलयन कोलाइडी विलयन धनावेशित हुआ तो विद्युत अपघट्ट का ऋणायन स्कंदन में भाग लेगा। अगर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन हुआ तो विद्युत अपघट्ट का धनायन स्कंदन में हिस्सा लेगा या भाग लेगा। तो इस बात को यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऋणावेशित बेटा कोलाइडी विलयन ना लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? सॉल में स्कंदन का जो कारण है वो विद्युत अपघट्ट का कौन सा आयन है? धनायन। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ऋणावेशित सॉल है तो उसमें स्कंदन का कारण क्या है? धनायन। धनायन उसके स्कंदन का जिम्मेदार है, ऋणायन तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और उसके बाद बेटा अगर कोई धनावेशित कोलाइडी विलयन है हमारे पास, अगर कोई भी धनावेशित कोलाइडी विलयन आ जाता है या जिसको हम धनावेशित क्या बोलते हैं? सॉल। बेटा इसका स्कंदन कराने के लिए कौन सा आयन चाहिए? विद्युत अपघट्ट का ऋणायन। तो हम क्या बताएंगे कि इसके स्कंदन का जो प्रमुख कारण होगा वो विद्युत अपघट्ट का कौन सा आयन होगा? ऋणायन। ऋणायन होगा। तो बेटा ये इस आर्टिकल के लिए रहा कि अगर कभी भी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू हम किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराना चाहें तो वो कोलाइडी विलयन स्कंदन के रूप में कैसे काम में आता है। अब एक काम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल भी इसका लिख देते हैं। भैया इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम्पल में कौन सी बात लिखेंगे? वही रक्त वाली बात लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं रक्त एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। अतः इस पर फिटकरी लगाने पर फिटकरी का धनावेशित आयन Al++ रक्त के कणों का क्या कर देता है? स्कंदन कर देता है। तो हम लिखेंगे इस पे, क्या लिखेंगे? क्योंकि रक्त एक प्रकार का ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। एक प्रकार का ऋणावेशित, बेटा कोलाइडी विलयन में नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं सॉल है। चाहे सॉल लिख देते हैं चाहे कोलाइडी विलयन लिख देते हैं, एक प्रकार ऋणावेशित सॉल है। अतः बहते हुए रक्त में फिटकरी, बेटा फिटकरी का फॉर्मूला जानते हो ना सभी? फिटकरी देखो कैसे लिखते हैं, कसो आल्सो 24 हो। भैया फिटकरी का फॉर्मूला नहीं आता है तो बड़ी आसानी से रख सकते हैं कसो आल्सो 24 हो। भैया इसके बाद क्या कर देना, ध्यान दो, 2 4 2 4 2, मतलब 2 4 फिर से 2 4 और लास्ट में 2। लास्ट टाइम बस इतना करना कि यहां पर होल क्या लग जाएगा? थ्राइस। ये फिटकरी का फॉर्मूला हो गया। अच्छा फिटकरी का फॉर्मूला मैंने पूरा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये भी बताना था कि फिटकरी का कौन सा आयन रक्त के कणों को स्कंदन करने में अच्छे ढंग से हिस्सा लेगा। तो बेटा जब इसको जल में घोलोगे तो क्या हो गया, रक्त में डालोगे तो होगा क्या? एल्यूमिनियम आयन बनकर तैयार होगा। तो अब बताएंगे रक्त में अतः बहते हुए रक्त में फिटकरी को लगाने पर फिटकरी का Al++ आयन रक्त के ऋणावेशित कणों
को उदासीन कर। बेटा उदासीन का करने का अर्थ है कि रक्त के कणों के आवेश को क्या कर देता है, समाप्त कर देना। तो समाप्त कर देने को ही मैंने लिख रहा है, रक्त के कणों का, ऋणावेशित कणों को उदासीन कर। उनका का मतलब रक्त के कणों का स्कंदन करा देता है, स्कंदन करा देता है, जिससे चोट से बहता हुआ रक्त, जिससे चोट से बहता हुआ रक्त रुक जाता है। तो भैया ये इसलिए एग्जाम्पल इतना बड़ा लिखाया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आता है। हाँ, इसमें से एक चीज और है, अगर कभी कभी क्या होता है बच्चे अपना दिमाग यूज करते हैं एक्स्ट्रा, और जिससे क्या होता है क्वेश्चन में एक लूप होल नजर आने लगता है, बिगड़ाव। क्या बिगड़ाव नजर आता है? कभी कोई बच्चा ऐसा सोचता है सर जी पूरे क्या फॉर्मूले में Al ही प्लस चार्ज रखता है, क्या K प्लस चार्ज नहीं रखता है? अगर K2SO4 को भी वाटर पे डिसोल्व करेंगे तो ये K पॉजिटिव आयन बनाएगा। मैं तुरंत उसको बताता हूं बेटा, ध्यान से देखना। Al ट्रिपल प्लस चार्ज बनाने का नेचर रखता है और K प्लस चार्ज 1 बनाने का नेचर रखता है। क्या दोनों के द्वारा स्कंदन नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता कि, मैं इस बात का तो विरोध ही नहीं करता कि K प्लस चार्ज ने रक्त के कणों का स्कंदन नहीं किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन बेटा जरा ध्यान देने वाली बात है, Al की अपेक्षा K के स्कंदन करने की क्षमता कैसी है? बहुत कम है। वो 3-3 आयनों को या 3-3 कोलाइडी कणों को एक साथ गिरा सकता है और ये केवल एक से ही लड़ सकता है। तो क्योंकि पोटेशियम की जगह एल्यूमिनियम की क्षमता मुझे ज्यादा लगी, तो एल्यूमिनियम ने कार्य भी तो अधिक किया होगा। अगर एल्यूमिनियम की क्षमता ज्यादा है तो कार्य भी उसका ज्यादा है। फिर किसी बच्चे के दिमाग में आ गया एल्यूमिनियम की क्षमता दिख रही ज्यादा, लेकिन क्या बहुत ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है। फिटकरी के एक मोल को डिसॉल्व करके देखते हैं। फिटकरी के एक मोल को डिसॉल्व करोगे, जरा बेटा यहां से आओ, तो कितने K मिलेंगे? 2K। 2K प्लस का मतलब है कितना इकाई धनावेश? 2 इकाई धनावेश। बेटा एल्यूमिनियम भी तो 2 है। 2Al का मतलब है 6 इकाई धनावेश। बेटा 6 इकाई, ये 2 इकाई धनावेश देता है, वो 6 इकाई धनावेश देता है। इसका मतलब है, मैंने ये नहीं बात बोलता कि पोटेशियम ने वर्क नहीं किया, वर्क किया पोटेशियम ने, लेकिन मेरे ख्याल से उससे ज्यादा एल्यूमिनियम ने कहीं ज्यादा वर्क किया है। तो क्योंकि जब वर्क एल्यूमिनियम के थ्रू ज्यादा हो रहा है तो हमने फिर मुख्य आयन के रूप में एल्यूमिनियम को ही शो किया और उसी की मैंने इतनी बड़ाई बता डाली। बेचारा पोटेशियम काम कर भी रहा था लेकिन उसकी बड़ाई आगे नहीं आई, तो मैंने लास्ट में इसकी बड़ाई की है। ये भी गुस्सा ना रहे हमसे। अभी नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, कहता है स्कंदन मान या ऊर्णन मान। अच्छा देखो, ध्यान देने वाली बात है, मैं इसको ऐसे बताता हूं, आप बिल्कुल समझ जाने वाले हो। अगर आपसे स्कंदन मान कहता है या ऊर्णन मान कहता है या कोगुलेशन वैल्यू बोलता है, एक ही चीज है तीनों। अब सुनते हैं, मेरे ख्याल से मैं समझा बिटर सकता हूं, इसके बाद लिखने वाली बात तो आप आसानी से लिख लेंगे। आपको करना क्या है, कोई भी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन लेना है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन लेके बैठ जाओगे तो विद्युत अपघट्य उसका स्कंदन नहीं करा पाएंगे। मैंने शायद ऊपर कहीं बताया था कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का स्कंदन तो विद्युत अपघट्य करा ही नहीं सकते। द्रव स्नेही का क्यों नहीं करा सकते? बिकॉज द्रव स्नेही के चारों ओर एक द्रव की रक्षक परत बनी रहती है, और जब तक वो रक्षक परत है आप द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन नहीं करा सकते। तो स्कंदन किसका होता है? द्रव विरोधी का। तो आपने द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन ले लेना है। कितना ले लेना है? 1 लीटर। एक पात्र है आपके पास, उसमें से आपने 1 लीटर द्रव विरोधी कोलाइड भर लिया है। अब द्रव विरोधी कोलाइड भरने के बाद अब देखो करना क्या है। अगर मैं जान जाऊं कि ये जो द्रव विरोधी कोलाइड मैंने लिया है, कहीं पर लेना पड़ेगा द्रव विरोधी कोलाइड, हाँ यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि जब चित्र होता है तो बेटा समझ में वैसे भी आपको आ जाएगा, लेकिन ऐसे में ज्यादा अच्छा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो हमने यहां पर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन ले रखा है, यहां तक भर रखा है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का, और ये विलयन की अमाउंट है 1 लीटर। अच्छा एक काम करोगे, इसको कैसा आवेशित कोलाइडी विलयन मान लिया जाए? धन आवेशित, क्योंकि बेचारा ऋणावेशित कोलाइडी विलयन तो 25 बार से आ गया हम लोगों के साथ में, ये नहीं आया है। मैंने मान लिया कि हमारे पास कैसा आवेशित कोलाइडी विलयन है?
धनावेशित। मैं कुछ बना लेता हूं धनावेशित कोलाइडी विलयन के कण, नहीं तो बाद में आप भी कहोगे सर ये धनावेशित कोलाइडी विलयन बनाया एक तो नहीं कभी, और बनाया तो धनावेशित पार्टिकल ना बनाए। ये धनावेशित कोलाइडी विलयन है। अब हमको क्या कराना है, इसका स्कंदन। अच्छा, इसका स्कंदन कराने के लिए हम एक विद्युत अपघट्य डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। अच्छा, विद्युत अपघट्य की अमाउंट जितनी होगी, पहले हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत अपघट्य को 1 मिलीमोल डाल के देखेंगे। कहोगे 1 मिलीमोल, 1 मिलीमोल का समझते हो, 10⁻³ मोल बराबर 1 मिलीमोल। इसका मतलब है कि हमको 10⁻³ मोल का मतलब हमें बहुत ही कम अमाउंट में विद्युत अपघट्य डालना है। बिल्कुल सही समझ रहे हो, आपको विद्युत अपघट्य बहुत ही कम डालना है, मिलीमोल में डालना है। आपने सबसे पहले 1 मिलीमोल विद्युत अपघट्य को यहां पर डाला और देखा कि क्या कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो रहा है। तो आपने देखा हाँ कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो रहा है, लेकिन उस 1 मिलीमोल से पूरे 1 लीटर कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं हो पाया है। तो हम क्या करेंगे फिर, अब हमें तो स्कंदन पूरा करवाना है, तो हम 1 मिलीमोल और डाल देंगे। किसको, विद्युत अपघट्य को। ऐसा एक सिचुएशन आएगी, जैसे ऐसा सिचुएशन आ गई आपने 4 मिलीमोल डाला और आपने देखा कि पूरा कोलाइडी विलयन पूरी तरीके से स्कंदित हो गया है। तो 1 लीटर कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए आपने कितने मिलीमोल कितने मिलीमोल विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया है, 4 मिलीमोल विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया है। तो 4 मिलीमोल ही कहलाता है स्कंदन मान या फिर क्या, ऊर्णन मान। मैं क्या समझता हूं परिभाषा से, पहले मैं परिभाषा ऐसे बता देता हूं। क्या बोलता है ऐसा, एक तो कोलाइडी विलयन कौन सा होना चाहिए, द्रव विरोधी। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के कितने लीटर को, 1 लीटर को पूर्ण रूप से स्कंदित करने के लिए या स्कंदित करने के लिए, भैया स्कंदन का मतलब है फिर पूर्ण रूप से स्कंदन, आधा स्कंदन मानने वाले भी नहीं हम को, पूर्ण रूप से स्कंदित करने के लिए विद्युत अपघट्य के जितने मिलीमोल आवश्यक होंगे या जितने मिलीमोल लग जाएंगे, हम उसको कहेंगे ऊर्णन मान या फिर स्कंदन मान। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें चर्चा होगी। एक बात अपने समझने लायक है, केवल पहले परिभाषा पढ़ देते हैं फिर समझने वाली बात को समझेंगे। क्या कहता है, किसी 1 लीटर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का, भैया इस बार विलयन कितनी बार लिख गया है, 2 बार, क्योंकि मेरे से विलयन 2 बार लिख गया है। आप क्या कर सकते हो, 1 बार वाला विलयन हटा सकते हो, हटा लेना उसको। किसी 1 लीटर द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य के मिलीमोलों की संख्या, मिलीमोलों की संख्या मतलब अमाउंट, जितनी अमाउंट की आवश्यकता होती है उस अमाउंट को ही कहते हैं सॉल का स्कंदन मान। अब 2 चीजें बहुत अच्छे ढंग से पहचान सकते हो, स्कंदन मान और एक बेटा और चीज आती है स्कंदन क्षमता। स्कंदन क्षमता को बेटा एक और नाम से जानते हैं, यहां लिख दें, स्कंदन शक्ति। स्कंदन शक्ति, स्कंदन शक्ति की बात देखो करते हैं, कैसे स्कंदन शक्ति की बात करेंगे। अब स्कंदन शक्ति की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि शक्ति जो है वो पावरफुल लोगों के पास होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे कौन सा आयन ज्यादा पावरफुल है, कौन सा आयन कम पावरफुल है, वो लिखा हुआ है हमारे सामने। हमने इस पे 2 विद्युत अपघट्यों को मिलाया, एक विद्युत अपघट्य में SO4 डबल माइनस चार्ज था और दूसरे विद्युत अपघट्य में Cl माइनस चार्ज 1 था। अभी बस आप अपने दिमाग का यूज करो, ये भूल जाओ कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, बस इतनी बात बताओ। SO4 डबल माइनस चार्ज है ना, ये एक साथ कितने आयनों को, कितने कोलाइडी कणों को निरावेशित कर देगा, उनका आवेश समाप्त कर देगा, 2 का। और ये कितने का आवेश समाप्त कर, वैसे आपके हिसाब से स्कंदन करने की क्षमता किसमें ज्यादा है, SO4 डबल माइनस। बिल्कुल सही जा रहे हो यार, इसमें से 1 भी % की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए स्कंदन की जो क्षमता है वो कैसी है, ज्यादा। और इसके लिए स्कंदन करने की क्षमता कैसी है, कम। मैं पूछूंगा Cl माइनस का क्या होगा, कोई सारी सिंगल माइनस चार्ज है। अगर इस पर सिंगल माइनस चार्ज है तो ऐसा मान लेते हैं कि ये माइनस चार्ज 1 होने के कारण ये केवल एक कोलाइडी कण के आवेश को समाप्त कर सकता है, और इस पे डबल माइनस चार्ज होने के कारण ये 2 कोलाइडी कणों के आवेश को एक साथ खत्म कर सकता है। ऐसा ये 1 लीटर जितना काम कर सकता है, सोचने वाली बात है। 1 लीटर SO4 2 कोलाइडी कणों को समाप्त कर सकता है, आवेश को। अच्छा, इसके कितने लीटर लगेंगे, तब ये 2 कोलाइडी कणों के आवेश को समाप्त कर देगा। लेकिन ये बात सही नहीं है, देखो
मैं वैल्यू आपको लीटर में जरूर बता रहा हूँ, लेकिन ये वैल्यू केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ जाएं। बाकी वैल्यू काहे में चलती है? मिली मोल में, ये भी ध्यान रखना। कुल मिला के मैं क्या सोचता हूँ, अकेले 1 लीटर, ऐसा सोचते हैं केवल, अकेले 1 लीटर 2 कोलाइडी कणों को आवेश को समाप्त कर रहा था। इसके कितने लीटर लिए जाएं? 2 लीटर, तब जाके ये 2 कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर पाएगा? समाप्त कर पाएगा। बेटा दूसरी चीज मैं तुमसे पूछूंगा, अगर हम दोनों आयनों द्वारा कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराएं, कौन सा पदार्थ कम मात्रा में लगेगा, कौन सा पदार्थ ज्यादा मात्रा में लगेगा? SO4 कैसी मात्रा में लगेगा? कम मात्रा में लगेगा। मात्रा SO4 की कम रहेगी, Cl की ज्यादा रहेगी। क्यों? बहुत अच्छा, दोनों वैल्यू बराबर कब आएंगी? जरा ध्यान देना, जब Cl के कितने आयन ले लिए जाएं? 2। मतलब अकेला जो SO4 काम कर रहा है, Cl उतना ही काम करेगा, लेकिन 2 Cl मिलकर कर पाएंगे। अब इस बात को भी ध्यान देना, स्कंदन मान क्या होता है? स्कंदन मान स्कंदन क्षमता का कैसा होता है? अपोजिट। अगर हम आपसे एक चीज बताएं और नॉर्मली ऐसा कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि आपके पास 1 लीटर कोलाइडी विलयन है, अगर इसका स्कंदन कराना था, इसका स्कंदन कराने के लिए SO4 डबल माइनस चार्ज आयन 2 लीटर लगेगा या 2 मिलीमोल लगेगा, और Cl माइनस आयन जो है वो 6 मिलीमोल लगेगा। अच्छा जरा ध्यान से देखना इस बात को, सख्त किसकी ज्यादा है? SO। क्या कहोगे? 2 मिलीमोल ही पूरे का स्कंदन करा देगा, बहुत है 2 मिलीमोल, पावरफुल, इसलिए 2 मिलीमोल ही पूरा काम किए दे रहा है। हम Cl की बात आएंगे तो कहोगे सर जी Cl माइनस वाला जो था कम क्षमतावान था, इसलिए इसके 6 मिलीमोल लग गए। अच्छा स्कंदन क्षमता किसकी ज्यादा थी? ऊपर वाले की। स्कंदन क्षमता ज्यादा थी तो स्कंदन मान कैसा आ गया? कम। और इसकी स्कंदन करने की क्षमता कम थी तो इसका स्कंदन मान कैसा आ गया? ज्यादा। तो मैं इस बात से एक बात समझता हूं, जिसकी स्कंदन करने की क्षमता कम होगी उसका स्कंदन मान कैसा होगा? ज्यादा। क्षमता कम है तभी तो ज्यादा डालना पड़ रहा है, और जब ज्यादा डालना पड़ रहा है तो स्कंदन मान क्या हो गया? ज्यादा। और क्षमता ज्यादा होती है अगर, तो कहते हैं आप क्षमता ज्यादा है, थोड़ा सा डालो, और जैसे थोड़ा सा डालोगे पूरा काम उसी समय क्या हो जाएगा? कंप्लीट कर देगा ये। तो इसका मतलब है कि जिस भी कोलाइडल सॉल्यूशन में किसी विद्युत अपघट्ट के आयन की स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी, उसका स्कंदन मान या फिर ऊर्णन मान कैसा होगा? कम होगा। और जिसकी क्षमता कम होगी उसके लिए स्कंदन मान कैसा रहेगा? ज्यादा। ये दोनों चीजें ध्यान रखने वाली बात। जब कोई ऐसा पूछेगा क्यों है, तो हम बताएंगे कि स्कंदन शक्ति ज्यादा अगर होगी तो पदार्थ कम डालोगे और स्कंदन शीघ्रता से हो जाएगा। वही दोनों आयन्स के लिए बताया है। तो कभी कभी बेटा अपने यहां क्या आता है, कभी कभी अपने यहां ऐसा पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है कि बताओ अच्छा किस पदार्थ की स्कंदन शक्ति ज्यादा है और किस पदार्थ की स्कंदन शक्ति कम है। मेरे पास 4 विद्युत अपघट्ट के आयन लिखे हुए हैं। पहला विद्युत अपघट्ट का आयन किस सिचुएशन के लिए लिखा है उसको जरा ध्यान देंगे। हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए हमारे पास कैसा आवेशित कोलाइडी विलयन है? ऋणावेशित कोलाइडी विलयन नहीं लिखेंगे भैया, आप नया शब्द ढूंढे मिल गया है, कौन सा? सॉल। 4 मेरे पास आए ऋणावेशित सॉल हैं। तो बेटा ध्यान से देखने वाली बात है, अगर ऋणावेशित सॉल हुआ तो कौन सा आयन इसका जो विद्युत अपघट्ट का होगा जो एक्टिव रहेगा? धन आयन या धनावेशित आयन? देखो बेटा जरा इसको ध्यान से, मेरे पास पहला है Fe ट्रिपल प्लस, मेरे पास, या Al ट्रिपल प्लस करते हैं, Al ट्रिपल प्लस, मेरे पास दूसरा है Ca डबल प्लस, और मेरे पास तीसरा आयन है Na प्लस। तीनों को देखो और ये बात बस देख के बताओ, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को अगर स्कंदन कराना है सबसे पावरफुल इसमें से कौन सा है? Al ट्रिपल प्लस। इसका स्कंदन शक्ति सबसे कैसी है? अधिक। स्कंदन शक्ति इससे अधिक है। इनमें से तो मेरे ख्याल से कैल्शियम की स्कंदन शक्ति अधिक है। अच्छा स्कंदन शक्ति का क्रम ये है कि एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस चार्ज की स्कंदन शक्ति सबसे अधिक है, सबसे तेजी से स्कंदन कराएगा। उससे धीमा स्कंदन कराएगा कैल्शियम डबल प्लस, और उससे भी धीमा स्कंदन कराएगा सोडियम सिंगल प्लस। ऊर्णन मान की बात आएगी तो क्या करोगे? इसका अपोजिट लिख दोगे। अच्छा ये बताओ, कोई बता सकता है इसका ऊर्णन मान इनमें से सबसे ज्यादा किसका होगा? क्योंकि ये सबसे ज्यादा डालना पड़ेगा पदार्थ, तब स्कंदन होगा। तो ये स्कंदन शक्ति का क्रम है। ऊर्णन मान का क्रम इससे जस्ट कैसा रहने वाला है? अपोजिट। मैं छोड़ता हूं उसको। अब दूसरा वाला कैसा लिखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कैसा आवेशित सॉल है,
धनावेशित सॉल है या धनावेशित कोलाइडी विलयन। सॉल से परेशान मत हो जाना, ये कौन सा खतरनाक नाम लिया है सर, तो सॉल भी कहते हैं। वैसे सॉल ज्यादातर उन कोलाइडी विलयनों के लिए यूज किया जाता है जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में घुला होता है। तो धनावेशित कोलाइडी सॉल है। तो अब मैं कुछ ऋणायन लिखे देता हूं, ध्यान देना इन लोगों को। ऋणायन में से क्या क्या रहेगा, सबसे पहले मेरे पास एक है FeCN6 माइनस चार्ज 4, दूसरा है PO4 ट्रिपल माइनस चार्ज, फिर इसके बाद मेरे पास है SO4 डबल माइनस चार्ज, और फिर मेरे पास है Cl सिंगल माइनस चार्ज। वैसे तुम लोगों को देखने से क्या लगता है सबसे ज्यादा स्कंदन कराने की शक्ति किसमें है? पहला फेरोसाइनाइड आयन में। इसका नाम कौन सा आयन है? फेरोसाइनाइड, क्योंकि ये 4 आयनों को एक साथ निरावेशित कर सकता है। ये कितने आयनों को ये कितने कोलाइडी कणों को निरावेशित कर सकता है? 3 को। इसके बाद इसकी क्षमता थोड़ी सी कम, इसके बाद इसकी क्षमता थोड़ी सी कम, और सबसे क्षमता कम किसकी है? Cl माइनस की। तो मैं एक बात देखते ही समझ गया, क्योंकि Cl माइनस आयन की स्कंदन शक्ति सबसे कम है, ऊर्णन मान उसका सबसे ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। इस स्कंदन शक्ति से ही रिलेटेड एक रूल है हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो नियम बनाया है इसको बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? पहले देखो क्या लिखा है। कहता है किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की स्कंदन शक्ति, स्कंदन शक्ति का मतलब है स्कंदन कराने की क्षमता, जो स्कंदन कराने की क्षमता है उस विद्युत अपघट्य के ऊर्णिक आयन। अब यार ये कौन सा आयन हो गया? ऊर्णिक आयन। सुनो, धनावेशित कोलाइडी विलयन है तो ऊर्णिक आयन कौन सा होगा? ऋण आयन। और ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है तो ऊर्णिक आयन धन आयन। समझ गए? ऊर्णिक आयन का मतलब खतरनाक नाम दे देते हैं ये लोग। किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो स्कंदन शक्ति होती है उस विद्युत अपघट्य के ऊर्णिक आयन, समझ गए? ऊर्णिक आयन का मतलब है पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करती है। ये बिल्कुल सही है, वो तो मैं भी बता रहा था। आवेश जिसका ज्यादा होगा उसकी स्कंदन शक्ति भी कैसी होगी? ज्यादा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, स्कंदन शक्ति के लिए एक फॉर्मूला यहीं से लिखे लेते हैं। क्या लिखेंगे स्कंदन शक्ति के लिए? फॉर्मूला, स्कंदन शक्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा कुछ लिखते हैं, विद्युत अपघट्य के आयन पर उपस्थित आवेश या ऊर्णिक आयन पर उपस्थित आवेश, यह ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊर्णिक आयन पर उपस्थित आवेश। तो बेटा ये नियम है हार्डी-सुलजे का। वैसे देखने में तो नियम काफी छोटा है, लेकिन बेटा इस नियम को याद रखना का ऐसे अपने यहाँ एग्जाम में हार्डी-सुलजे का नियम बहुत आता है। और मैं क्या बताऊं, अगर आप इस चैप्टर में आ रहे हो तो समझ लीजिए कि ये वाला जो आर्टिकल का पार्ट है ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाले में से है। आपको आयन दे देता है और फिर स्कंदन शक्ति पूछ लेता है किसकी ज्यादा होगी, और स्कंदन शक्ति नहीं पूछता तो पूछ देता है ऊर्णन मान किसका ज्यादा होगा। तो जिसकी स्कंदन शक्ति कम है ऊर्णन मान उसका कैसा है? ज्यादा है। एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे, फिर इसके बाद अगला आर्टिकल पढ़ते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। तो बेटा अगला आर्टिकल है कोलाइडी कणों का रक्षण। रक्षण का मतलब है कोलाइडी कणों को स्कंदन होने से बचाना है हमें। अब क्योंकि स्कंदन होने से बचाना, एक काम कर लेते हैं, ये नियम तो पढ़ते ही हैं। सबसे पहले हम आपको ये नियम अपनी भाषा में समझा देते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे द्रव स्नेही कोलाइडों की। सभी व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए जानते हैं इस बात को कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन नहीं होता। पूछता है क्यों स्कंदन नहीं हो सकता? बताते हैं द्रव स्नेही कोलाइड के चारों ओर एक कौन सी परत बनी होती है? रक्षक परत। तो मैंने मान लिया ये द्रव स्नेही कोलाइड है, इसके चारों ओर एक ये कौन सी परत बनी है? रक्षक परत बनी है। मैंने ये रक्षक परत बना दी है। अब ये रक्षक परत होने की वजह से कोलाइडी कण तो पूरी तरीके से ढका हुआ है। तो कोई भी विद्युत अपघट्य का जो आयन आता है वो इस रक्षक परत से टकराकर वापस लौट जाता है, वो कोलाइडी कण तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि विद्युत अपघट्य का आयन रक्षक परत से ही टकराकर लौट जाता है, कोलाइडी कण तक नहीं आ पाता है। कोलाइडी कण का स्कंदन भी नहीं होता है। लेकिन द्रव विरोधों में तो, द्रव विरोधी कोलाइडों में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। द्रव विरोधी कोलाइड जो थे, ये है द्रव विरोधी कोलाइड।
इसमें किसी भी प्रकार की रक्षक परत है ही नहीं, क्योंकि किसी भी प्रकार की रक्षक परत नहीं है। जैसे ही विद्युत अपघट्य डालते हो, विद्युत अपघट्य का पार्टिकल आता है, द्रव विरोधी कोलाइड के आवेश को समाप्त कर देता है, और जैसे द्रव विरोधी कोलाइड के कणों का आवेश समाप्त कर देता है, उसका क्या हो जाता है, स्कंदन। ये घटना तो सभी जानते थे। लेकिन अगर कभी हमको ऐसा लगे कि हम द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से बचाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो, तो एक काम कर दीजिए, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड को आपस में क्या कर दें, मिला दें। अच्छा, द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड को आपस में मिलाने से होता क्या है? द्रव स्नेही कोलाइड जो है, क्योंकि इसके पास रक्षक परत थी, ये तो पहले से कह रहा था कि विद्युत अपघट्य हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे पास वो रक्षक परत है जो विद्युत अपघट्य को हरा देती है। अगर आपने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी पार्टिकल्स को कोलाइडल सॉल्यूशन को आपस में मिला दिया, तो द्रव स्नेही कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करता है, द्रव स्नेही कोलाइडल सॉल्यूशन इस द्रव विरोधी कोलाइडल सॉल्यूशन के चारों ओर अपनी एक परत बना देता है। मतलब बीच में द्रव विरोधी कोलाइडी कण और उसके चारों ओर कौन सा कोलाइडी कण, द्रव स्नेही कोलाइडी कणों की एक परत। अच्छा सोचिए, अगर आप ध्यान देने वाले हैं, द्रव विरोधी को इसने अंदर रख लिया और इसके चारों ओर किसकी परत बना ली, द्रव स्नेही की। इसका मतलब द्रव विरोधी तो अंदर खुश हो गया, छिप गया। अब विद्युत अपघट्य डालोगे तो क्या वो द्रव विरोधी तक पहुंच पाएगा? नहीं, फिर वो द्रव स्नेही की बाहरी परत से ही टकरा कर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। इसका मतलब है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन ने द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के चारों ओर अपनी परत को बनाते हुए द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का भी स्कंदन होने से बचा लिया। क्योंकि द्रव स्नेही ने द्रव विरोधी का स्कंदन होने से बचा लिया है, इस घटना को बेटा हम लोग कहते हैं रक्षण। अर्थात द्रव स्नेही कोलाइड ने द्रव विरोधी कोलाइड की क्या कर ली है, रक्षा कर ली है, उसको बचा लिया है। अब क्योंकि हम इससे समझ चुके हैं, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, जो मैंने बताया तकरीबन वही लैंग्वेज लिखी होगी। द्रव स्नेही कोलाइडों के कोलाइडी कणों के चारों ओर एक रक्षक परत बनी होती है। बिल्कुल सही है, द्रव स्नेही कोलाइडों के चारों ओर एक रक्षक परत बनी होती है। अतः विद्युत अपघट्य के द्वारा हम इन कोलाइडी कणों का स्कंदन नहीं करा सकते हैं। रक्षक परत से आता है विद्युत अपघट्य का आयन, रक्षक परत से टकराया, वापस लौट गया, द्रव स्नेही कोलाइड का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन नेक्स्ट नंबर लिखा है, परंतु द्रव विरोधी कोलाइड में विलयन के कणों के चारों ओर कोई भी रक्षक परत नहीं पाई जाती है, अतः इनका इस विद्युत अपघट्यों द्वारा स्कंदन कराया जा सकता है। बिल्कुल सही है। लेकिन थर्ड नंबर पे मैंने क्या बताया, यदि द्रव विरोधी कोलाइडों में से द्रव स्नेही कोलाइडों को मिला दिया जाए, द्रव स्नेही द्रव विरोधी दोनों मिला दिए, कठिन लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब यहां से चालू होने वाली है। यही बात तो समझने के लायक है। द्रव विरोधी कोलाइडी कणों के चारों ओर द्रव स्नेही कोलाइडों की परत बन जाती है। द्रव विरोधी हो गया बीच में और इसके चारों ओर किसकी परत बन गई, द्रव स्नेही की, जिससे विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में भी, इसका मतलब क्योंकि परत बनने के बाद अगर आप विद्युत अपघट्य भी डाल देते हो, तो क्योंकि द्रव विरोधी पदार्थ जो है वो अंदर छिपा है, वहां तक विद्युत अपघट्य पहुंच नहीं पाता है, और क्योंकि पहुंच नहीं पाता है, अब द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का भी स्कंदन नहीं होगा। द्रव विरोधी कोलाइडों का स्कंदन भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। इस घटना को कोलाइडों का क्या कहते हैं, रक्षण। रक्षा का मतलब द्रव स्नेही ने द्रव विरोधी की क्या कर ली, रक्षा। एक लाइन यार मैं यहां लिखना भूल गया, क्योंकि अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, तो इसको लिख लेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे कोई पूछेगा कि द्रव स्नेही को हम क्या कहें, द्रव स्नेही कोलाइड को हम क्या नाम दें, तो बेटा द्रव स्नेही कोलाइड को नाम देते हैं रक्षी कोलाइड। ध्यान रखना, इनमें से कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड को कौन सा कोलाइड कहेंगे, रक्षी, क्योंकि इसी ने बचाया है। किसको बचाया है, द्रव विरोधी को। तो बेटा द्रव विरोधी का भी तो नाम दे दे कुछ, रक्षित कोलाइड। आप कहोगे कोलाइड लिखो या कोलाइड लिखो, बेटा बात तो सेम ही है। तो रक्षी कोलाइड कहते हैं द्रव स्नेही को जिसने बचाया है, और रक्षित कहते हैं उस कोलाइड को जो बचा है, अर्थात द्रव विरोधी। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे, रक्षी कौन है और रक्षित कौन है। अगर ऐसा भी पूछ लेते रक्षी कोलाइड कौन है, तो बता दो कि द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं, क्योंकि इसने द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होने से बचाया था। और रक्षित कोलाइड के विषय में पूछता तो क्या बताओगे, कहोगे द्रव विरोधी कोलाइड को रक्षित कोलाइड कहते हैं, क्योंकि द्रव स्नेही इसी के स्कंदन को क्या कर देता है, रोकता है।
तो एक काम करेंगे, इनको नोट कर लेंगे, बाकी घटना को पढ़ेंगे। जैसे स्वर्ण संख्या एक घटना आती है, इसको पढ़ेंगे कल।